बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी तक हम जितना स्टडी कर चुके हैं अपने बिजनेस पॉलिसी के सब्जेक्ट को अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो सारे का सारा आप सबके लिए समझना भी बहुत आसान होगा और शायद आप अभी अपनी ज़िंदगी में इसके कुछ पहलुओं की एप्लीकेशंस भी करना शुरू कर चुके होंगे कि जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। उन इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का प्रोटोकॉल ये होता है, यानी कि उनको ट्रीट करने का तरीक़ाकार ये एडवाइस किया गया कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें कैपिटलाइज कर सकें, उनसे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। और यही जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो in this particular subject we have been discussing these strengths and weaknesses from organization point of view, from a business firm point of view, but always remember this phenomena कि ये जो business organizations होती हैं ये ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये टीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स होती हैं जिनमें इंडिविजुअल्स मिलके कलेक्टिवली काम करके अपना गिवन टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शनल यूनिट आइडेंटिफाई करना चाहें तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इंडिविजुअल, whether he is working at some managerial capacity or working at a non-managerial capacity, वो इंडिविजुअल उस एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करती है, हमारी ह्यूमन बॉडी का बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी में अल्लाह मियां ने वाइट ब्लड सेल्स दिए हुए हैं, इनकी कॉम्पोजिशन से डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप हुए हैं और वो डिफरेंट सिस्टम्स अपना अपना काम इंटीग्रेशन में करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अपनी फंक्शनिंग प्राइमरीली एंड बुनियादी तौर पे वो सारा का सारा इसी तरह काम कर रही होती है, इसी तरह ऑपरेट हो रही होती है जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑपरेशंस का मैनेजमेंट का मैकेनिज्म अवेलेबल है। So the idea which I want to tell you again and again is that if organizations are available with their given strengths and weaknesses, individuals who would have been working for that organization would also be available with those certain strengths and weaknesses. आप इस वक्त तक की अपनी जिंदगी में इस सब्जेक्ट को अप्लाई यूं कर सकते हैं कि जो भी अल्लाह मियां ने आपको खास इनायत की है, आपका डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, जो आपकी नुमाया खसूसियत है, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है in not only finalizing your target destinations but in also providing you the track and the roadmap to help yourself capitalize the given opportunities which are coming in your way as far as the achievement of your own individual's long-term or annual objectives are concerned. So dear students, मेरा ये ख्याल है कि अभी तक की हमारी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की स्टडी, जिसकी हम स्टेज नंबर 1 विच इज़ अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ये बड़ी रेलिवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ओन डेली रूटीन लाइफ, कि इसमें भी आप इसी तरह आपके छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जो मिलके आपका एक वीएन डेवलप करते हैं, जो कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट डेस्टिनेशन
या आपकी चॉइस या आपका फाइनल कप ऑफ टी होता है, फॉर विच यू वुड हैव बीन ऑल डीप कमिटमेंट टू परस्यू एंड टू अप्लाई योर गिवन कैपेबिलिटीज विद दी all required resources to be composed by you to come up with a final assembled effort to help yourself achieve your given targets. इसी तरह जब जिंदगी में हम और ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ में अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, देन वी यूज टू गो फॉर द फाइंडिंग आउट द वे एंड द रोड मैप एंड द करेक्ट ट्रैक which would be helping you to go and to move on this given particular path to help yourself raise the chances of achievement of your objectives. So इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम अपने आज के लेक्चर में और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन which that an organization could pursue to help itself for the achievement of their own annual and long-term objectives. In my last lecture, I told you this something quite clearly and quite categorically that an organization usually remains available with two major categories of strategies. One category is available with the title of growth group of strategies, and the other category of the strategies with which organizations remains available is available with the title of defensive group of strategies. इसके साथ साथ I also categorically told you in my last lecture that these business strategies or the functional strategies which are given in two main categories of growth group of strategies and defensive group of strategies are actually be derived and taken from the Michael Porter's generic strategies. ये जो generic का word है dear students, it makes you relate it with the word of generation, जिससे जनरेशन ऑफ स्ट्रेटजीज चली है, और हमारे पास ये जो ग्रोथ ग्रुप और डिफेंसिव ग्रुप की स्ट्रेटजीज हैं, ये माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज से ली हुई जनरेशन है. मैंने आपको कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज आर आल्सो कॉमनली अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ माइकल पोर्टर्स पेरेंट स्ट्रेटजीज. A parent is meant to make you available with the generation of the strategies. So कल के lecture में dear students, we have discussed the first very important and the significant group of strategies which was available with the growth group of strategies. कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था in our last meeting that in this growth group of strategies collectively we are available with the 9 growth strategies, and these 9 growth strategies are divided into further 3 subcategories, and these 3 subcategories are having their own titles which would be conveying you the way in which you have to pursue while applying those strategies in your organization. The title would actually have been providing you with the means and with the nature of the strategies of that particular group. हमारे पास ये जो 9 ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, इनकी सब कैटेगरी में डियर स्टूडेंट्स पहली सब कैटेगरी थी वर्टिकल इंटीग्रेशन ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज के टाइटल से. इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज के ग्रुप में वी वर अवेलेबल एंड वी आर स्टिल अवेलेबल विथ 3 strategies. The first strategy of that particular group was available with the title of forward integration strategy, in which I told you that this is that particular strategy in which an organization try to develop its own sources of distributors. But if otherwise it is not possible to them due to any financial or human resource constraints, what they are advised to do in that particular situation is to increase their controllability over private distributors which are given in that particular industry.
डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता चलता हूं कि कल जो हमने ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज की ऑल 9 स्ट्रेटजीज वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट क्लियरली, आज मैं आपको इस रिमाइंडर में इस हमारी रिहर्सल ऑफ द डिस्कशन ऑफ दोज ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में उनकी कुछ एग्जांपल भी कोट करता जाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में किस तरह हो रही है. But before going into the detail of what we have discussed in our last lecture, I would like to give you the course outline, or in other words, the lecture outline what we are going to discuss in our today's lecture, dear students. Today we will be discussing defensive strategies, and in defensive strategies we are having 3 particular strategies which are available with the title of retrenchment, divestiture and liquidation. This is what I just want to give you the connection of what we have discussed in our last lecture and what inshallah we will be covering in our today's lecture, dear students. Now do come back to what I was telling you a moment back about the growth strategies, and out of which I was telling you and giving you a refresher study of what we have discussed under the title of the forward integration strategy, which is one strategy of growth group of strategies. Dear students, हमने उसमें जैसे कि डिस्कस किया था हमारी ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज की पहली स्ट्रेटजी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कि इसमें एक फर्म कोशिश करती है अपना डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क बना ले, या इफ अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम ड्यू टू एनी फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशंस, then what she used to do is to try to increase her control over the private distributors available to that particular industry. इसकी जो लाइव एग्जांपल्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी, फॉर एग्जांपल ये लीवर ब्रदर्स की एक प्रोडक्ट है वॉल्स आइसक्रीम. इस वॉल्स आइसक्रीम ने पाकिस्तान पूरे में बहुत एक रीजनेबल प्रेजेंस इसकी सब कस्टमर्स के जहन में है. जो भी आइसक्रीम लवर्स हैं इसको कंज्यूम करते हैं सीजन में, वो इसके किसी न किसी ब्रांड को जानते हैं, वो इसको किसी न किसी वक्त परचेज करके कंज्यूम भी करते हैं. अब सबसे अहम बात जो मैं आपको इस एग्जांपल में कोट करना चाहता हूं, आपने शायद कभी कभार देखा हो कि इस वॉल्स आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशनल के लिए लीवर ब्रदर्स के पास एक अपना डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क है, जिसमें लीवर ब्रदर्स के वो ट्रक्स जिनमें एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है, वो उनकी इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान की टोटल मार्केट में जहां जहां पे ये प्रोडक्ट कंज्यूम की जाती है अपने उस सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क के थ्रू इसकी सप्लाई प्रोवाइड करती है, और इसी की वजह से इनकी ये प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहता है, क्योंकि थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क दे मेक देयर प्रोडक्ट remains available to all possible outlets from where their potential customer could desire to buy that one. इसके साथ कल मैंने जब आपके साथ ये ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कैटेगोरिकली डिस्कस्ड द गाइडलाइंस in which any particular strategy makes some sense for the organization to pursue that strategy in that particular time. कि अगर आपके पास उस वक्त जो प्रेजेंट प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, अनरिलायबल हैं, या आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, तो तब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि गो एंड सेटल योर ओन डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क. इसी के साथ साथ कल के लेक्चर में मैंने आपको इसकी 5-6 और भी बुनियादी गाइडलाइंस दी थी in which pursuing this strategy actually makes some sense for the organization. इसके बाद dear students,
इस वर्टिकल इंटीग्रेशन ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी की हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो सेकंड स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, दैट वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी. In that backward integration strategy, organization actually keep its focus on attaining its own sources of raw material, or otherwise, if it is not possible for them at that particular point in time, वो क्या करती है कि वो प्राइवेट जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, उन पे अपना कंट्रोलेबिलिटी थ्रू सम रिटन डॉक्यूमेंटेशन, through some signing legal agreements with that particular supplier who has to provide you with the raw material. अब इसकी लाइव एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की दी थी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कि कब एक फर्म अपने सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल खुद क्रिएट करके इसको मैनेज करती है. ये जो बड़े बड़े हमारे मुल्क में पाकिस्तान में डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में 2-3 कंपनीज हैं. फॉर एग्जांपल नेस्ले है, वो मिल्क पैक के ब्रांड नेम को मार्केट करती है अपनी पैकेज्ड मिल्क की प्रोडक्ट के हवाले से. इसी तरह चौधरी डेयरीज है, ये हलीब के बड़े ही फेमस ब्रांड से अपनी इस टेट्रा पैक मिल्क को मार्केट करती है. डियर स्टूडेंट्स, चौधरी डेयरीज ने भी अपने डेयरी फार्म्स मेंटेन किए हुए हैं. इसी तरह नेस्ले ने भी अपने डेयरी फार्म्स मेंटेन किए हुए हैं, जहां से इनको इनका बेसिक रॉ मटेरियल इनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी में अवेलेबल होता है. This is how they can run their whole process of business. कि raw material availability of high and superior quality is no issue and no problem to the organization. This is why, and this is how quite comfortably they can maintain their business around the year regardless of the situation of other factors of managing their business. इसी के साथ in my yesterday's and in my previous lecture I told you that horizontal integration is another third and final strategy of this particular group of integration group of growth strategies. इस integration group of growth strategies में dear students क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती है कि वो अपनी मेन कॉम्पिटिटर और मेन राइवल फर्म को एक्वायर कर ले थ्रू हॉस्टाइल टेक ओवर्स, थ्रू एक्विजिशंस, इवन मर्जर्स वुड बी देयर. और तब इस सूरत हाल के बाद आपकी फर्म मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में आ जाती है. आप ही सबसे बड़े प्रोवाइडर होते हैं उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में, and then it would become quite convenient for you to come up with your own terms as far as pricing of your product is concerned, as far as designing and formulating promotional strategies are concerned, as far as managing your own distributional network is concerned. So an organization out of the application of first two integration group of growth strategies could become in a position to easily go and earn the monopolistic position in that particular industry. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में जो नेक्स्ट कैटेगरी थी उसमें से जितनी भी स्ट्रेटजीज थी मैं आज आपको उनको रिमाइंड कराने के साथ साथ कुछ लाइव एग्जांपल्स कोट कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए. सेकेंड ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी की जो सब कैटेगरी है, इसमें हमारे पास इसका टाइटल अवेलेबल था एक्सटेंसिव और एग्रेसिव ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. इन दिस पर्टिकुलर सब कैटेगरी वी वर अवेलेबल विथ 3 strategies. First strategy was available with the title of market penetration strategy. Second strategy of this particular category is available with the title of market development strategy, and third particular strategy of this particular category is available with the title of product development strategy. Dear students, first strategy
नेमली मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसमें होता ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स को एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट के थ्रू अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, तो इसे हम मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोक एंड पेप्सी, they stays in their actual existing market. They don't change any particular feature of Coca-Cola or Pepsi or Fanta or whatever soft drinks different brands are concerned, but they keep on going for the excellent advertisement campaign in the existing market in the effort to increase their existing market share and sales volume in that particular competition in that particular industry. उन्होंने किसी नई मार्केट में एंटर नहीं हुए। ये कोक और पेप्सी वगैरह और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम ऑलमोस्ट हर रोज के बेसिस पे, रोजाना के बेसिस पे तकरीबन हर चैनल पे देखते हैं। ये क्या उनकी एफर्ट है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? डियर स्टूडेंट, दिस इज द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूटेड बाय दो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और अगर इसी ग्रुप की हम सेकंड कैटेगरी पे आ जाएं, सेकंड स्ट्रेटेजी पे आ जाएं, तो दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स पे रिलाई करती है। They don't add any new product into whatever they would have been offering you before, but what they used to do is to enter into some new geographical area to whom they were not serving before with their that offering actually, कि वो एक नई जियोग्राफिकल टारगेट मार्केट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाहौर में निराला स्वीट्स एक बड़ा फेमस ब्रांड है, लाहौर में ये अरसा दराज से अपनी बिजनेस में बड़े कामयाब जा रहे हैं, एंड यू नो व्हेन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस motorway in between Lahore and Islamabad, they have entered, they have brought this brand name with their all those products which were they offering before into the market of Lahore. They brought their setup to the market of Islamabad, और उन्होंने यहाँ ब्लू एरिया में जाके अपनी आउटलेट डेवलप की। इस तरह की अप्रोच को, इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के टाइटल से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स एक नई टारगेट मार्केट में देना शुरू कर देती है। And story never ends here as far as the market development strategy pursued by Nirala Sweets is concerned. What they have done at that time, after the successful launching of Nirala Sweets into the market of Pindi and Islamabad, they have then gone to the market of Faisalabad. Somebody told me that they have entered into even international market of Riyadh, Saudi Arabia, and then these days they are now planning to open up their second outlet in international market in Toronto. So this is how market development strategy could actually be exercised by different organization. इन तमाम स्ट्रेटजीज के लिए नेवर फॉरगेट दिस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन गाइडलाइंस इज समहाउ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर गाइडलाइंस उस वक्त एग्जिस्ट कर रही होंगी जो उस स्ट्रेटजी के लिए फेवरेबल होंगी, और अगर उस सूरत में आप अपनी वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देन यू वुड बी हैविंग हायर पॉसिबल चांसेस ऑफ बीइंग बाय सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विद द परसुएंस ऑफ दैट स्ट्रेटजी। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द गाइडलाइंस इज ऑलवेज देयर। इसी पर्टिकुलर कैटेगरी की डियर स्टूडेंट्स लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेटेजी विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रह रही होती है, बट दे स्टार्टेड ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स।
न्यू प्रोडक्ट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हाउ डू वी डिफाइन द न्यू प्रोडक्ट। इट इज ऑल वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। न्यू प्रोडक्ट को आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एनी चेंज इन एनी फीचर ऑफ एनी प्रोडक्ट मेक्स इट अ न्यू प्रोडक्ट। कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट के किसी एक फीचर को चेंज कर देते हैं तो यू कैन मार्केट इट एज अ न्यू प्रोडक्ट। एक्चुअली आपने कुछ वैल्यू एडिशन कर दी अपने प्रोडक्ट के एक फीचर में। फॉर एग्जांपल आपने खाली उसकी पैकेजिंग ही चेंज कर दी, नई पैकेजिंग के साथ आपने उसे मार्केट करना शुरू कर दिया। देन इन दैट केस यू हैव ऑल द राइट्स टू कॉल इट योर न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जो कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइटल में पढ़ते हैं, जिसमें वेदर यू ऐड वैल्यू इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, you go for value addition, you bring some change into the existing feature of your that product, and then you go into your existing market for the existing customers. इसके लिए भी गाइडलाइन की एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, third particular subcategory of the growth group of strategies is available with the diversification group of strategies. यहाँ मैं आपको एक एडिशनल बात बताता चलूं कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, इसको रिस्कीएस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और इसमें कौन सी 3 स्ट्रेटजीज हैं? द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज अवेलेबल विद द कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। Dear students, yesterday in my last lecture I told you that concentric diversification is a concept when you add new products but those new products remains related to your previous products for your existing customers. Take the example of this particular, this gourmet bakers, or take the example of Sohrab bicycle. From Sohrab bicycle manufacturing company, they have entered into the manufacturing of motorcycle. From the manufacturing of motorcycle, they have started manufacturing the 4-wheelers for their distribution and all that. So this would be an example of concentric diversification strategy. जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गोरमे बेकर्स ने जब बेक प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्वीट बेकर्स के बिजनेस में एंटर हो गई तो हम उसे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी PTCL आज से कुछ अरसा पेशतर, एक दहाई पेशतर या इससे भी कुछ अरसा कम या ज्यादा, they were offering you only this landline telephone or communication facility. But after that, they have started offering you this mobile phone service. Then from mobile phone service, they have started serving you as an internet service provider. उसके साथ साथ आजकल आप उनकी बेशुमार प्रोडक्ट्स अवेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, and they all are the example of concentric diversification strategy, यानी कि adding new but related to previous offering. Second strategy of this particular group of growth strategies is available with the horizontal integration group of strategy. Horizontal के साथ साथ हमारे पास conglomerate diversification strategy भी है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह परसू करती है कि दे स्टार्टेड ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स बट अनरिलेटेड टू देयर प्रीवियस वन बट फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर देते हैं जो कि नई प्रोडक्ट होती है और आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अनरिलेटेड प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सियालकोट जो है पाकिस्तान का एक सनती शहर है। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके वहाँ जो सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं या वहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं और वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं।
Let me give you an example from this, surgical equipment manufacturing company. कि एक कंपनी सियालकोट बेस्ड जब दुनिया के सर्जन्स के लिए, जिन्होंने हार्ट सर्जरी करनी है, जिन्होंने न्यूरो सर्जरी करनी है, जिन्होंने और सेंसिटिव सर्जरीज करनी है, जब ये कंपनी उन सर्जन मेडिकल के प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के लिए इंतहाई आला क्वालिटी के सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसी कंपनी ने इन्हीं सर्जन्स के लिए इस सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी मैन्युफैक्चर कर दिया कि विच हेल्प्स दैट पर्टिकुलर सर्जन इन स्टिचिंग, in making the surgery get finalized and in going for the sophistication in the stitching, या किसी भी टेक्निकल पहलू से हार्ट सर्जरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के प्रोसेस को और बेहतर कर देना, कि हार्ट सर्जन को वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी स्क्रीन पे, उसके मॉनिटर पे बड़ा बड़ा नजर भी आ रहा है जो वो कर रहा है। So this would be a strategy which would be related to horizontal diversification strategy. When you add new but unrelated products for the existing customers. ये आपने लाइव एग्जाम्पल शायद इस केस में भी नोट की होगी कि अगर आपने कभी किसी डेंटिस्ट को विजिट किया, इफ यू आर फीलिंग एनी डेंटल पेन, अगर आपने दांतों की स्केलिंग करानी है, तब आप जाके देखती हैं कि जब वो डेंटिस्ट आपके दांतों का चेकअप करता है तो साथ ही उसका जो वो स्ट्रेचर सा होता है जिस पे वो आपको लिटा के ट्रीट करता है, उसके ऊपर एक उसके पास मॉनिटर सा लगा होता है। In that monitor he showed you or she showed you the x-ray of your actual troubled teeth at that time. यानी कि उसने काम तो सारा अपने सर्जिकल इक्विपमेंट के थ्रू करना था, लेकिन वो उस स्क्रीन पे आपको अपने दांत की, आपकी उस प्रॉब्लम की एक्चुअल पिक्चर दिखा के आपका कॉन्फिडेंस भी गेन कर लेता है कि व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर दिस स्मॉल सर्जरी और दिस स्मॉल ट्रीटमेंट। एक्चुअली ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजीज की इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी की जो लास्ट स्ट्रेटेजी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। इसमें भी आप नई प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं जो कि अनरिलेटेड होती हैं आपकी प्रीवियस ऑफरिंग से, लेकिन यूजुअली ये एक नई मार्केट के लिए होती हैं, टू होम यू वर नॉट अवेयर बिफोर, टू दैट पर्टिकुलर मार्केट जिसको आप शायद पहली दफा सर्व कर रहे होते हैं। ये उस सूरत में होता है जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में इसकी गाइडलाइंस डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल यू आर अ बिग बिजनेसमैन ऑफ सम टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड यू वेंट टू अटेंड एन एग्जीबिशन इन जर्मनी। वहां आपने देखा कि आप कॉटन की प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, लेकिन वहां किसी सर्द मुल्क फॉर एग्जांपल फिनलैंड, आइसलैंड या रशिया से भी कुछ बिजनेस पीपल आए हुए थे, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर, and during your that mutual discussion, during your interaction with each other, you have come to know that they desire to collect some leather jackets from your country, although you were not into business of leather jackets. लेकिन उन्होंने जब आपसे ये बात की, आप पहले कॉटन और टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स के बिजनेस में थे, लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया था कि मेरे फैसलाबाद में ही ये लेदर जैकेट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी कौन है, इसमें क्या क्या मटेरियल इन्वॉल्व होता है, इसके लिए मुझे किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, और अगर उन्होंने आपको रिक्वेस्ट कर दी कि क्या आप हमें लेदर जैकेट्स इस क्वांटिटी की, इस क्वालिटी की प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने उनके साथ कमिटमेंट कर ली और आपने वापस अपने फैसलाबाद में आके उनकी ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हुए लेदर जैकेट्स मैन्युफैक्चर करवाई और उन्हें भेज दी। So it is going to be the example of your this conglomerate diversification strategy when you add new
unrelated products but for the new customers and for the new target market. इस स्ट्रेटेजी के लिए भी डियर स्टूडेंट्स गाइडलाइन का एग्जिस्ट करना जरूरी है. So along with that, along with this refresher study of what we have discussed in the name of growth strategies in our last lecture, now we have reached at the discussion of our second main category of strategies out of which an organization could formulate one or two. It is available with the category of defensive strategies. Defensive strategies are three in number primarily: retrenchment, डाइवेस्टिचर एंड लिक्विडेशन. अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं. डिफेंसिव स्ट्रेटजीज की नेचर क्या है? रीग्रुपिंग थ्रू कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज का फोकस क्या है? जिस तरह ग्रोथ स्ट्रेटजीज का फोकस ये था कि आप अपनी उस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें, आप अपने मार्केट शेयर और सेल्स वॉल्यूम के साथ उस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें. लेकिन जब आप डिफेंसिव स्ट्रेटजीज की स्टेज पे आते हैं तो इसका सबसे जो मेन फोकस होता है वो 2-3 चीजों की रिडक्शन होती है. किस किस चीज की रिडक्शन होती है? ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स की रिडक्शन होती है. आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट है इसको रिड्यूस करना चाहते हैं. और ये किस तरह रिड्यूस हो रही है? आप बिजनेस कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू द रिडक्शन ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. And along with that, you would have been regrouping the existing assets of your organization. So I reread this: regrouping through cost and asset reduction to reverse declining sales and profits. आप ये रिडक्शन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आप उस ट्रेंड को रिवर्स कर सकें जो कि ट्रेंड है डिक्लाइन का, आपके ओवरऑल सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स का, और उसकी वजह से जो आपके टोटल प्रॉफिट पे डिक्लाइन का ट्रेंड आ रहा है. ये चीज हम करते हैं रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में. रादर हम अपनी तीनों डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज में हमारा फोकस इसी पे होता है कि कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन विल रिमेन द फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग सेल्स एंड प्रॉफिट टू रीग्रुप द ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी है, इस रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी की भी गाइडलाइंस हैं. बट यहां पे मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं. इस स्ट्रेटेजी का टाइटल है रीट्रेंचमेंट. इसके स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या हैं? RE. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम वर्ड्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि रीग्रुपिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, री इंजीनियरिंग, रीफॉर्मिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, ये तमाम के तमाम इस पर्टिकुलर रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी की ऑल्टरनेटिव टाइटल्स भी हैं. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एसेट एंड कॉस्ट रिडक्शन को सम टाइम दे रेफर इट टू द वर्ड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, रीग्रुपिंग, reforming, and the title available here for this particular defensive strategy is the title of retrenchment strategy. So आप इसको आसानी से इसके टाइटल को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि तमाम वो वर्ड्स जो बिजनेस की स्टडीज में हम यूज करते हैं जो कि री के वर्ड से शुरू होते हैं, वो इस पर्टिकुलर टाइटल का, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का टाइटल हो सकते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट, इन तमाम री बेस्ड टाइटल्स के साथ साथ, dear students, this particular strategy is available with an other title too, and that title is called as turn around strategy. इसे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है. जिस तरह आपने जब बीए में, इंटर में, मैट्रिक में इंग्लिश के एसेज याद किए थे,
तो आपने अपने हवाले से, अपने किसी दोस्त के हवाले से माय बेस्ट फ्रेंड या माय फेवरेट स्कूल या माय फेवरेट टाउन जब इस हवाले से बात की थी, या अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो कॉमनली हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं आई हैव टर्न्ड अराउंड अ न्यू पेज ऑफ माई लाइफ, कि मैंने अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू किया। यहाँ पे जब हम इस स्ट्रेटजी को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कहते हैं तो ये इस पर्सपेक्टिव में होता है डियर स्टूडेंट कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को रीग्रुप करके, रीस्ट्रक्चर करके, रीफॉर्म करके, रीऑर्गेनाइज करके, री इंजीनियरिंग के थ्रू, रीट्रेंचमेंट के थ्रू जिंदगी का एक नया बाब शुरू किया। सो another title for this particular strategy is called turn around strategy. Dear students, guidelines which are available for the pursuance of this turn around strategy or retrenchment strategy are given like that. When firm has failed to meet its objectives and goals consistently over time but has distinctive competencies, कि जब सिंस लॉन्ग, काफ़ी अरसे से एक आप कंटिन्यूस ट्रेंड देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अचीव करने में, और पर्टिकुलरली उस वक्त जब ऑर्गेनाइजेशन के पास विजिबल डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज और सलाहियतें मौजूद हैं, उस सूरत में क्या करना चाहिए? यू मस्ट ऑलवेज गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और रीग्रुपिंग, और इन अदर सिंपल वर्ड्स यू मस्ट परसू दिस रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एंड अदर गाइडलाइन। फर्म इज वन ऑफ द वीकर कॉम्पिटिटर्स। आप उस इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उन तमाम कॉम्पिटिटर्स में से सबसे वीकर हैं या अमंग वीकर्स ग्रुप में से हैं, तो उस सूरत में भी यू आर बेटर एडवाइज टू गो फॉर योर रीस्ट्रक्चरिंग और रीग्रुपिंग, और इन अदर सिंपल वर्ड्स retrenchment strategy would have become more meaningful for you in this particular situation. When inefficiency, low profitability, poor employee morale and pressure from stockholders for the improvement of your performance being an organization is there, in that particular situation, dear students, again you are advised to go for this retrenchment strategy. Another extended guideline: when an organization's strategic managers have failed, आप ये डिक्लाइन क्यों फेस करती हैं इन योर सेल्स एंड इन योर ओवरऑल प्रॉफिट बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन? जब आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेल हो जाती है, जब आप डूएबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, मेजरेबल टारगेट्स अपने लिए सेट करने में पहली स्टेज पे फेल हो जाते हैं, और अगर वो रियलिस्टिक, मेजरेबल, अचीवेबल टारगेट होते ही नहीं है, तो सेकंड स्टेज में ऑटोमेटिकली आपको फेलियर फेस करना पड़ता है कि यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर कैपेसिटीज एज फार एज इट्स अचीवमेंट इज कंसर्न्ड। तो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेल हो जाती है। एंड हु वुड इन्वॉल्व इन दिस एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? ऑब्वियसली योर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स। सो आप ये भी कह सकती हैं कि जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर ब्रांड के कंपटीशन में आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स अगर फेल हो रही हैं, तो इट वुड बी एन एडवाइजेबल फिनोमिना एट दैट टाइम फॉर योर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स to go and pursue this retrenchment strategy. Then very quick growth to large organization where a major internal reorganization is needed. जब भी आपको इंटरनल मेजर रीग्रुपिंग की जरूरत है, रीफॉर्मिंग की जरूरत है, then it would be advisable for you to go and apply your this particular defensive strategy of retrenchment. Dear students,
इस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, इट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ डाइवेस्टिचर। इसमें क्या होता है? Divestiture remains on the same track at which you have studied your retrenchment strategy. यानी कि आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एसेट्स को रिड्यूस करना है। इस कॉस्ट एंड एसेट की रिडक्शन आप किस कॉन्सेप्ट और किस एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीग्रुप कर सकें और इस रीग्रुपिंग के थ्रू जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे चल रहा है, एज फार एज योर टोटल सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट इज कंसर्न, आप इसको रिवर्स करके प्रॉफिटेबल ट्रेंड की तरफ लेके जाना चाहते हैं। दिस इज द ट्रेंड विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। हमारी डाइवेस्टिचर स्ट्रेटेजी में यही ट्रेंड होता है, यही फोकस होता है, बट यहाँ पे हम अपने एसेट्स और कॉस्ट जो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ये डिपार्टमेंट की हद से निकल के डिवीजनल लेवल पे कर रहे होते हैं। हम कोई अपना मेजर डिवीजन की ऑपरेशंस को सीज कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टिचर स्ट्रेटेजी, सेलिंग अ डिवीजन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें भी आप अपने सिक यूनिट को सेल कर रहे हैं, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट और एसेट कम हो रही है, लेकिन ये एक मेजर डिवीजन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और इन अदर वर्ड्स इट वुड बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। For the divestiture, we are again available with the guidelines. The first guideline for the strategy of divestiture available to us is given like that: when firm has pursued retrenchment but failed to attain needed improvements. यहाँ पे आपके लिए सारी बात को समझना और आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। वो इस गाइडलाइन में आपको क्लियरली एडवाइस कर रहा है कि इससे पहले अगर आप रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए, आप जो रीग्रुप करके अपने आप को डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट को रिवर्स करना चाहते थे, if unfortunately you remained unsuccessful in reversing that trend, what you'll have to do, you will have to go for the extension of your retrenchment, which is available in the form of divestiture strategy, जिसमें अब आप अपना पूरा एक डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मेजर पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप इसको सेल करेंगे। सेकेंड गाइडलाइन डियर स्टूडेंट्स, when a division needs more resources than the firm can provide, जब आपका एक मेजर डिवीजन आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल रिसोर्सेज डिमांड कर रहा है, if such huge resources are required to provide the lifeblood to that particular division of your organization, but it is still remaining unprofitable for your organization, in that particular situation, what you are advised to do being an organization, to go for the divestiture strategy. Third particular guideline dear students, when a division is responsible for the firm's overall poor performance, all very simple, all self-explanatory. अगर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक डिवीजन ऐसा है जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने उस सिक यूनिट बेसिक डिवीजन को सेल कर देते हैं। उससे आपकी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, बिजनेस, मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट ये जो कॉस्ट कम हो रही है, इसके साथ साथ आपका एक मेजर डिवीजन भी कम हो रहा है, यानी कि आपकी एसेट की रिडक्शन भी आ रही है। नेक्स्ट गाइडलाइन डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ डिवीजन इज अ मिसफिट विद द ऑर्गेनाइजेशन,
जब मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की थी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे बिजनेस में एंटर हो जाती है वेयर ही और शी हैज टू ऐड न्यू बट अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर अ मार्केट विच दे हैव नेवर सर्व्ड बिफोर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की थी कि रशिया की किसी मार्केट के लिए या फिनलैंड और आइसलैंड जहां पे विंटर सीजन में टेम्परेचर -40 तक भी गिर जाता है, उन मार्केट्स के लिए अगर आपने लेदर जैकेट्स फर वाली गर्म जैकेट्स बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन आप प्राइमरीली और इनिशियली एक ऐसी फर्म थे जो कॉटन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बिजनेस में है। अब आपके पास सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉटन प्रोडक्ट से रिलेटेड था, लेकिन आप लेदर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में चले गए। कुछ अरसे बाद आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये पर्टिकुलर डिवीजन जो मैंने टेम्पररीली या किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए एस्टैब्लिश किया था, इट इज ऑलमोस्ट अ मिसफिट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम कैरिंग। उस सूरत में भी आप अपने इस पर्टिकुलर डिवीजन को सेल आउट कर देते हैं, आपके एसेट्स भी कम हो गए, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर गाइडलाइन डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज नीडेड एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, इफ यू रिक्वायर immense and huge amount of financial resources which are not available from other particular divisions of your organization, तो उस सूरत में in spite of feeding your this requirement by going for any debt facility, you are advised to go for this particular divestiture strategy कि ये डिवीजन आपके लिए ना खाली सिक है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप उस अपने सिक डिवीजन को सेल आउट कर दें, और जो आपके बाकी प्रॉफिटेबल डिवीजन्स हैं आप अपनी तमाम कंसंट्रेशन, अपना फोकस, अपने फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वहां डिप्लॉय करें ताकि आप वहां पे अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकें डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी is available with the joint venture, but I would have been discussing that joint venture strategy with you all little later. Before that, I would like to give you the examples of few recent divestitures. इसमें हमारे पास पेरेंट कंपनी है, एक पार्ट बीइंग डाइवेस्टेड है कि उस पेरेंट कंपनी का कौन सा पार्ट हमने सेल आउट किया और उसकी एक्वायरिंग कंपनी कौन सी थी। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं टू मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास डेल कंप्यूटर्स हैं। डेल कंप्यूटर्स ने अपना एक डिवीजन विच इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ वेब होस्टिंग डिवीजन उसकी डाइवेस्टिचर कर दिया, यानी कि उसे सेल कर दिया और इसे फोन ग्रुप ने परचेज कर लिया था। Another example is given in the form of Citted Group. इन्होंने सिटी कैपिटल डिवीजन को सेल किया और ये सिटी कैपिटल डिवीजन जनरल इलेक्ट्रिक कैपिटल फ्लीट सर्विसेज ने परचेज या एक्वायर कर लिया डियर स्टूडेंट्स। एक और हमारे पास एग्जांपल जो है वो पेरेंट कंपनी ऑफ मेटैक की है। इन्होंने अपना ब्लॉडगेट डिवीजन सेल आउट कर दिया जो कि मिडिल बाय कॉरपोरेशन ने इनसे बाय कर लिया। डियर स्टूडेंट, वेस्ट कोस्ट एनर्जी इज अ फेमस कंपनी, ब्रिटिश बेस्ड फेमस कंपनी। इन्होंने अपना ब्रिटिश कोलंबिया गैस का डिवीजन सेल आउट किया किसी भी रीजन पे कि ये इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको मैनेज करना इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव, इसके लिए रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू बहुत क्रिटिकल है। सो जो इन्होंने अपना सेल आउट किया वो बीसी गैस ने एक्वायर या परचेज किया। इसी वेस्ट कोस्ट एनर्जी कंपनी ने अपना एक और डिवीजन डाइवेस्टेड
किया which is available with the title of Union Energy. एपकोर यूटिलिटीज ने ये डिवीजन इनका एक्वायर कर लिया। इसी वेस्ट कोस्ट एनर्जी कंपनी का एक और डिवीजन विच वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ वेस्ट कोस्ट कैपिटल, ये भी डाइवेस्टिचर की नजर हो गया एंड दैट वाज परचेज्ड अगेन फ्रॉम बाय एपको यूटिलिटीज। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट स्विस ने अपना डिवीजन ऑफ CSF बी डायरेक्ट डाइवेस्टिचर के लिए ऑफर किया जो डाइवेस्टेड हुआ और ये बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा बेस्ड एक बैंक है उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। एमर्सन इलेक्ट्रिक ने ट्रॉमॉक्स के नाम से अपना डिवीजन जो है डाइवेस्टिचर के लिए ऑफर किया, डाइवेस्टेड हो गया जो कि परचेज कर लिया JP मॉर्गन पार्टनर्स ने डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास एक और पेरेंट कंपनी विच इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ जनरल मोटर्स, इन्होंने अपनी हग्स इलेक्ट्रॉनिक्स को डाइवेस्टेड किया विच वाज परचेज्ड बाय इकोस्टार कम्युनिकेशंस। आखिरी जो हमारे पास डाइवेस्टिचर की एक एग्जांपल है वो डोपॉन्ट की है डियर स्टूडेंट। इट इज अ फेमस कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका एक ड्रग डिवीजन था जो उन्होंने डाइवेस्टिचर किया, दैट वाज परचेज्ड बाय ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब। So these were the few recent examples of divestitures which took place in the world. हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ लिक्विडेशन। ये भी बड़ा कॉमन सी स्ट्रेटेजी है जो आप आमतौर पे अपनी डेली रूटीन लाइफ में सुनते भी रहते हैं। इफ यू रीड द बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स और बिजनेस पेज ऑफ डेली न्यूज़पेपर, समटाइम्स यू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडेशन ऑफ सम कंपनीज एंड व्हाट हैपेंस इन दिस लिक्विडेशन एज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी व्हेन सेलिंग ऑल ऑफ अ कंपनीज एसेट्स इन पार्ट्स फॉर देयर टेंजिबल वर्थ। जब आप एक कंपनी की पूरी कंपनी को इन पार्ट्स सेल आउट कर देते हैं फॉर इट्स टेंजिबल वर्थ, जो भी उसकी वर्थ होती है, तो वी कॉल दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी द लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। इस लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी के लिए भी डियर स्टूडेंट्स वी आर अवेलेबल विद फ्यू गाइडलाइंस and the first guideline to go for the liquidation strategy is almost very natural and easy to understand. When both retrenchment and divestiture have been pursued unsuccessfully, जब आप इससे पहले retrenchment भी कर चुके हैं यानी कि आपने कॉस्ट और एसेट को रिड्यूस किया इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप अपना डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट को रिवर्स कर लेंगे, अगर ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम आपके रिट्रेंचमेंट की एफर्ट भी फेल हो गई, उसके बाद आपकी डाइवेस्टिचर की एफर्ट भी फेल हो गई, तो एट द एंड आफ्टर फ्यू इयर्स यू हैव टू गो फॉर दिस लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट्स ग्रेजुअली सेल कर देती हैं फॉर इट्स टेंजिबल वर्थ। If the only alternative is bankruptcy, liquidation is an orderly alternative. अगर आपको otherwise bankruptcy face करना पड़े, which would be a legal court order to cease the operations of your business, उस सूरत में आप अपनी कंपनी को सेल भी नहीं कर सकते उसकी टेंजिबल वर्थ की अगेंस्ट। इस सूरत में आपके लिए ये एडवाइजेबल होता है कि बैंकरप्सी डिक्लेयर होने से पहले इट इज गोइंग टू बी स्टिल मीनिंगफुल फॉर यू टू गो फॉर द लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी डियर स्टूडेंट्स। द थर्ड गाइडलाइन, when stockholders can minimize their losses by selling the firm's assets, जब स्टॉक होल्डर्स का जो कि आपकी फर्म में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उनका लॉस आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। इन दैट पर्टिकुलर केस दिस स्ट्रेटेजी वुड हैव बिकम मोर मीनिंगफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट इंडस्ट्री। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स वी आर अवेलेबल विद एन अदर स्ट्रेटेजी
Some experts of strategic management categorized it as a stability strategies category, but some experts of strategic management still categorize this joint venture or partnering strategy as a defensive strategy. In this joint venture or partnering strategy, what actually happens is this: when two or more companies form a temporary partnership or consortium for the purpose of capitalizing on some opportunity, we call it a joint venture or partnering company. कि जब दो कंपनीज किसी एक टेम्परेरी पार्टनरशिप में या कंसोर्शियम में एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाते हैं ताकि वो मिल के एक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को हाईएस्ट लेवल पे कैपिटलाइज कर सकें, ऐसी स्ट्रेटेजी को डियर स्टूडेंट्स हम जॉइंट वेंचर या पार्टनरिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें क्या कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स आ जाती हैं, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स होते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स would be there under your this particular joint venture strategy, and joint bidding consortia you also develop that. फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री में कई जॉइंट वेंचर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक सऊदी फर्टिलाइजर्स कंपनी भी है। पहले ये जो डेवू बस है जिस पे आप ट्रेवल करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर bus service has been offering now its service to almost all main cities of Pakistan. इस डेवू ने सैमी नामी एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया और अब ये डेवू सामी के नाम से अवेलेबल है। इसी तरह एक और फर्म जो पाकिस्तानी बेस्ड है, दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ बीकन हाउस, बट एन अदर कंपनी Singapore based company which is available with the title of Informatics Beacon House, इनका भी एक जॉइंट वेंचर हुआ जो कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काफ़ी कामयाब रहा है। सो जॉइंट वेंचर में इस तरह की एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो जॉइंट वेंचर्स होती हैं इसमें चूंकि दो डिफरेंट फर्म्स आपस में जॉइन हैंड्स करके एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहती है, सम टाइम इस जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स कॉजिंग जॉइंट वेंचर्स टू इवन फेल, managers who must collaborate daily, not involved in forming or shaping the ventures. जिन मैनेजर्स ने डेली बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस अफेयर्स की टेक केयर करना होती है, अगर वो डेली बेसिस पे मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इस सूरत हाल में जो जॉइंट वेंचर होता है दैट यूजुअली एंडेड एज अ फेलियर। इसके बाद वेंचर्स में बेनिफिट द कंपनीज बट नॉट द कस्टमर्स। ऐसे तमाम जॉइंट वेंचर्स आल्सो फेस फेलियर जो कि उन कंपनीज के लिए तो टेम्परेरी बेनिफिट का बायस बनती हैं, बट द एंड कस्टमर, the ultimate consumer would not be getting any beneficial product out of their joint venture arrangement and agreements. जब आप कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो who would be available in your target market to purchase your product? आप अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। थर्ड, ventures not supported equally by both partners. डियर स्टूडेंट्स, जब आपने आपस में जॉइंट वेंचर तो फॉर्मुलेट किया एज टू इंडिपेंडेंट फर्म्स, बट अगर आप दोनों की उसमें पार्टनरशिप आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे इक्वल नहीं है या एज पर साइंड एग्रीमेंट नहीं है, एक फर्म ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, एक फर्म कम कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन एग्रीमेंट कुछ और हुआ था, ऐसी सूरत में भी जॉइंट वेंचर्स फेल हो जाती हैं।
Ventures may begin to compete with one of the partners more so than the other. ऐसे तमाम जॉइंट वेंचर्स भी फेलियर फेस करती हैं जो एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को ज्यादा compete करना शुरू कर दी हैं, जो कि उनका डायरेक्ट वो होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसी सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स, जो जॉइंट वेंचर होते हैं उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन फेलियर फेस करना होता है। नाउ गाइडलाइंस फॉर जॉइंट वेंचर्स, कि किस सूरत हाल में गोइंग फॉर जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी वुड बी मोर मीनिंगफुल फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेटली हेल्ड एंड पब्लिकली हेल्ड कैन बी साइनर्जेटिकली कंबाइंड। आपने ये कुछ अर्सा पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी शायद सुनी होगी कि जॉइंट वेंचर उस वक्त भी आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है जब एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्मुलेट करके किसी गिवन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकती है। और जब ये इन दोनों प्राइवेट और पब्लिक जो फर्म है उसके दरमियान जॉइंट वेंचर करना इजी है, देन इट इज द फर्स्ट गाइडलाइन टू गो फॉर द जॉइंट वेंचर्स। देन when domestic firms joint ventures with foreign firm can obtain local management to reduce certain risk, कि अगर एक डोमेस्टिक फर्म एक इंटरनेशनल फर्म के साथ जॉइंट वेंचर कहती है, जैसे इन माय एग्जांपल्स फ्यू मिनट्स अगो आई कोटेड यू द जॉइंट वेंचर इन बिटवीन इन्फॉर्मेटिक्स एंड बीकन हाउस। They have formulated the company Informatics Beacon House। एक नेशनल कंपनी है पाकिस्तान की, उसने एक इंटरनेशनल फर्म के साथ जॉइंट वेंचर किया। अगर ये मुमकिन है, अगर उसका तमाम रिस्क भी कम हो जाता है इससे, तो इस सूरत में आपको ऐसे जॉइंट वेंचर के लिए जाना चाहिए। When distinctive competencies of two or more firms are complementary, इस सूरत में भी you must go for the joint venture। When overwhelming resources and risks where project is potentially very profitable, इस सूरत में भी you must go for the joint venture establishment। यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की गई है अलास्का पाइपलाइन की, which you could read in complete detail in the textbook which I have recommended for you for this particular subject। When two or more smaller firms have trouble competing with the larger firm, जब दो या दो से ज्यादा छोटी फर्म्स एक बड़ी फर्म को compete करने में डिफिकल्टी फेस करती हैं, फाइनेंशियल भी, डोमेस्टिक भी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड भी, उस सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स an organization is advised to go for the establishment of joint venture। And when a need exists to introduce a new technology quickly, जब आप एक ऐसे सिनेरियो में आ जाती हैं कि आपको इंस्टेंट या क्विक बेसिस पे नई टेक्नोलॉजी लेके आना होती है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर आल्सो एडवाइज्ड टू गो एंड फॉर्मुलेट जॉइंट वेंचर। अब हमने यहाँ इस स्लाइड में कुछ रीसेंट मर्जर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो मर्जर हुआ एक्वायरिंग फर्म क्या होती है और वो किस फर्म में एक्वायर्ड हो जाती है। मर्जर्स इन बिटवीन टू फर्म्स। Hewlett Packard has been acquired by Compaq Computers, then eBay has been acquired by Domus Direct, then Pepsi Cola has been acquired by Quaker Oats, then Sara Lee has been acquired by Earth Gains Company, then Phillips Petroleum has been acquired by Conoco, then Devon acquired by Anderson Exploration, AMR acquired by TWA, and Telabs acquired by Ocular Networks। ये चंद एक recent mergers हैं। Dear students, इससे प्रीवियस स्लाइड में we were discussing the nature of joint ventures and the guidelines of joint ventures। ये mergers मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किए हैं कि आपको फर्क पता होना चाहिए कि joint venture में दो फर्म्स मिलती हैं टेम्परेरी रिलेशनशिप में,
एक टेम्परेरी कंसोर्शियम में, जिसमें वो अपने इस जॉइंट वेंचर की या पार्टनरिंग की मैच्योरिटी डेट भी फिक्स करते हैं और वो दोनों उस नई कंपनी के नाम में जाने जाती हैं। जैसे मैंने आपको डेवू सामी की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी और पाक सऊदी फर्टिलाइजर्स की दी। दोनों कंपनीज का नाम इस कंपनी के नए नाम में विजिबल है। ये जैसे इंफॉर्मेटिक्स बीकन हाउस है, बट ये जो मर्जर होता है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो जाती है और उसके टाइटल की एग्जिस्टेंस उस मर्ज होने वाली ऑर्गेनाइजेशन के टाइटल या नेम में डोंट रिमेन विजिबल एनी मोर। सो मर्जर्स में और जॉइंट वेंचर्स में फर्क है डियर स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वाइट कैटेगोरिकली एंड क्लियरली। इस पर्टिकुलर लेक्चर में और इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स विच वाज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेटजीज इन एक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं विच दे कैन फॉर्मुलेट टू बी इम्प्लीमेंटेड फर्दर। इसमें जो हमारी की टर्म्स थी, एक्विजिशन की एक की टर्म थी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी ग्रोथ ग्रुप की, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी में आप जॉइंट वेंचर और पार्टनरिंग को डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। concentric diversification strategy was there when you started offering new but related products to your previous offering. Then conglomerate diversification strategy, which is considered to be the highest riskiest strategy, was came into our discussion. After that, cooperative arrangements we have discussed among different organizations. Along with that, we have discussed one strategy from Michael Porter's group of strategies, which was available with the cost leadership strategy, and few other key terminologies which we have discussed in our these last two lectures was related to differentiation, diversification strategies, then divestiture, जो कि एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से हमने ली है। इसके साथ हमारे पास माइकल पोर्टर ग्रुप की फोकस स्ट्रेटेजी थी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजी से डिस्कस हुआ था, फ्रेंचाइजिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जेनेरिक स्ट्रेटेजीज माइकल पोर्टर की थी डियर स्टूडेंट्स। अलोंग विद दैट वी हैव डिस्कस्ड हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये दोनों ग्रोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजीज थी। Along with that, we have also discussed integration strategies. We have discussed intensive group of growth strategies, dear students. Joint venture we have discussed in our today's lecture. Liquidation we have also discussed in our today's lecture. Long-term objectives, जिनको अचीव करने के लिए हमने इन स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी या एक सेट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना होता है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स मार्केट डेवलपमेंट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन आवर दीज टू लेक्चर्स। मार्केट पेनिट्रेशन एज अ स्ट्रेटजी हैज बीन डिस्कस्ड बाय ऑल ऑफ अस। मर्जर्स, आउटसोर्सिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, retrenchment, takeover, and vertical integration were the different topics we have discussed in our today's and in our last lecture. Thank you really very much. इसके साथ ही हमारा स्ट्रेटजीज इन एक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपना और अपने घर वालों का डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।